चलिए एक बहुत ही अहम मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं, जो कि यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्योंकि हाल ही में ये चीज़ चर्चा में रही और अभी अभी इस पे एक नया संज्ञान लिया गया है, जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जो कि सुप्रीम कोर्ट का होता है, और वो राष्ट्रपति के तहत मतलब राष्ट्रपति को दी गई एक शक्ति है, जो कि आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं। ये शक्ति क्या है? ये एक तरह की एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है और ये राष्ट्रपति की एक तरह से एडवाइस लेने की पावर है। तो राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए कहीं पे भी वर्ड गवर्नर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से कौन ले सकता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किन मुद्दों पर? देखिए, अगर आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 क्लॉजेस दिए गए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में जाइए, वहाँ पर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन पे जाइए, वहाँ पर 2 क्लॉजेस मेंशन हैं। पहला क्लॉज ये है कि जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पे एडवाइस ले सकते हैं कि या तो वो मुद्दा किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ में इन्वॉल्व रखता हो या वह मैटर ऑफ पब्लिक फैक्ट की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। और इन दोनों ही केसेस में या तो वो लॉ अराइज हो जाना चाहिए, मतलब अभी हुआ है, या वो हो जाएगा इन फ्यूचर, उस पे भी संज्ञान ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से। और दूसरा क्लॉज जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं वो ये है कि वो कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एंगेजमेंट, सनद या फिर कोई भी ऐसे कॉवेनेंट्स जो कि उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट्स के बीच कुछ भी डिस्प्यूट्स या कुछ भी ट्रीटीज या कॉवेनेंट्स या सनद कुछ भी हुआ है, अगर इन केसेस को लेकर कहीं पे भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ये एडवाइस, ये दोनों क्लॉजों के तहत जो एडवाइस लेनी है वो किस आर्टिकल के अंडर आती है? दैट इज द आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमें। तो चलिए, वह एडवाइस ले सकते हैं। क्या अब इस पे ये आता है, क्या वह एडवाइस जो सुप्रीम कोर्ट देंगे या सुप्रीम कोर्ट देगा वो एडवाइस, क्या वो बाइंडिंग है राष्ट्रपति पर? क्या राष्ट्रपति को वो एडवाइस माननी होगी? नहीं। और क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है एडवाइस देने में? तो इसमें हमें थोड़ा सा गौर देना होगा। तो जब हम थोड़ा सा और गौर फरमाएंगे तो जो क्लॉज 1 है, जिसमें कि क्वेश्चन ऑफ लॉ या मैटर ऑफ पब्लिक फैक्ट इन्वॉल्व है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में और मे नॉट टेंडर द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। वो दे भी सकता है, वो इनकार भी कर सकता है, जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस शामिल है। लेकिन इसी पॉइंट में आर्टिकल 143 के ही सेकंड क्लॉज, जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, लेजिस्लेशंस उनमें इन्वॉल्व करता है, उनके तहत सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल जो है 143, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि ये कौन सा आर्टिकल है। सबसे पहले तो ये आर्टिकल 143 है। कौन एडवाइस किससे ले सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइस देने के लिए बाध्य है? क्या वे बाउंड है? जी हाँ, वह बाउंड है, पर क्लॉज 2 के तहत, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइज होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज का, सनद का, कॉवेनेंट्स का, एंगेजमेंट का, उनके तहत सुप्रीम कोर्ट बाउंड है। लेकिन जो क्लॉज 1 है, जिसमें मैटर ऑफ पब्लिक लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है। ठीक है, और जब भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इस ज्यूरिसडिक्शन या इस एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल लेंगे
तो सुप्रीम कोर्ट को एटलीस्ट 5 जजेस की बेंच इज द रिस्पॉन्सिबल टू गिव द ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, नॉट लेस देन 5 जजेस। तो ये क्लॉज इसमें फिक्स है। तो क्या 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए जो ओपिनियन देगी? जी हाँ, 5 जजेस की बेंच होनी चाहिए। तो अपने क्वेश्चंस को इस प्रकार से आप सॉल्व कर पाएंगे, या एग्जामिनर जब पूछेगा तो वो इन्हीं स्टेटमेंट्स को थोड़ा बहुत बदल कर आपको क्वेश्चन देगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट? नो, सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट विद द क्लॉज 1। वह क्लैरिटी आपको उस क्वेश्चन में दी गई होगी। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा था कि हाल ही में क्या हुआ है। हाल ही में अप्रैल में 2 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस R माधवन के द्वारा, जो गवर्नर हैं, जो स्टेट की एक गवर्निंग अथॉरिटी या कि हेड ऑफ द स्टेट्स के हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनके किसी बिल को विदहोल्ड करने के ऊपर एक टाइमलाइन लगा दी गई, जिसके तहत वह 1 से 3 महीने से ज़्यादा किसी बिल को अपने पास विदहोल्ड नहीं रख सकते। ये टाइमलाइन लगाने के बाद इस पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ, ये खबर चर्चा में रही, और इस पर हाल ही में राष्ट्रपति ने एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करके 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा एक ओपिनियन मांगा गया कि आपका क्या ओपिनियन है। तो चलिए हम ये समझते हैं कि गवर्नर जब एक बिल पे क्या क्या एक्शन ले सकते हैं जब एक बिल उनको प्रस्तावित किया जाता है। तो देखिए, बिल और लॉ दो अलग अलग टर्म हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि बिल जो है उसे हिंदी में विधेयक कहते हैं, और जो लॉ है उसे हम कानून कहते हैं। विधेयक का कानून बनने का एक रास्ता होता है, जिसमें एक प्रक्रिया के तहत किसी भी बिल को कानून बनने की शक्ल देने में उस प्रक्रिया के वाया उसे गुजरना पड़ता है। तो चलिए, हम काफ़ी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, उसमें से हम पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब स्टेट में जो पार्लियामेंट है, जो उनकी स्टेट लेजिस्लेचर है, उसे हम पार्लियामेंट नहीं कहेंगे। मैंने सिर्फ उसे आंकलन के लिए पार्लियामेंट बोला, ठीक है। हालांकि उसका जो नाम है वो स्टेट लेजिस्लेचर है। तो स्टेट लेजिस्लेचर किन किन चीज़ों से कंपोज होती है? तो जैसे पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। तो जैसे अगर पार्लियामेंट में कोई बिल आता है, वो बिल स्टेट बिल हो या वो प्राइवेट मेंबर बिल हो, तो जब भी कभी कोई बिल आएगा तो वो सबसे पहले, अगर लोकसभा में आया है तो वो लोकसभा से पारित होगा, मतलब लोकसभा उसको पास करेगी। उसके बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास होगा, और फिर वो फाइनली राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिस पर राष्ट्रपति अपना संज्ञान लेंगे। ऐसे ही जो हमारे राज्य हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, उनमें जो प्रक्रिया होती है, जैसे पंजाब में बात करें तो पंजाब की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर, ये 2 एंटिटीज मिलकर पंजाब की स्टेट लेजिस्लेचर को फॉर्म करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि पंजाब की असेंबली जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें कोई बिल आएगा, वो पास होगा और वो गवर्नर के पास जाएगा। किसी किसी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ काउंसिल भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो फिर बिल्कुल ही पार्लियामेंट वाला प्रोसीजर बनता है। तो हालांकि हम इसमें डिटेल में फिर कभी चलेंगे, तो वो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होगा, फिर वह लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा और फिर वो गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मान लीजिए जब बिल गवर्नर के पास चला गया स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वाया पास होकर, तो गवर्नर उस बिल पर क्या क्या प्रक्रिया कर सकते हैं? देखिए, याद रखें, ये अभी बिल है, ये लॉ नहीं बना। लॉ बनेगा ये गवर्नर के असेंट के बाद बनेगा। तो गवर्नर उस बिल पर क्या क्या संज्ञान ले सकते हैं? सबसे पहले गवर्नर उस बिल को असेंट दे सकते हैं कि मैं इस बिल को असेंट देता हूँ, ये आज से कानून बन गया। या गवर्नर उसे रिजर्व कर सकते हैं। रिजर्व कर सकते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर थर्ड पॉइंट, गवर्नर उस बिल को रिकंसिडर करने के लिए हाउस के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट, या वो उसे विदहोल्ड कर सकते हैं। विदहोल्ड का मतलब अपने पास रख सकते हैं और कोई एक्शन ना लें। तो ये जो विदहोल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसी पर ही जो अर्लियर अप्रैल में जो 2 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म हुई थी, जो कि जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस R माधवन, उनके द्वारा इसी टाइमलाइन, इसी ये जो विदहोल्ड वाला जो क्लॉज है, इसी पे ही टाइमलाइन लगाई गई थी। 1 से 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें संज्ञान लेना होगा। तो अभी जो राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत अपना एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी इसी मुद्दे पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइमलाइन वाले क्लॉज को ख़त्म किया मतलब उन्होंने ओपिनियन में से ख़त्म किया। अभी हम आगे जाके देखेंगे क्या ये कानून बना या नहीं बना। तो अभी उन्होंने इस चीज़ को ओवररूल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ओवररूल किया और उन्होंने कहा कि जो गवर्नर है, उनका जो विदहोल्ड करने वाला जो क्लॉज है, उसको वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं कर पाएंगे। इसके तहत जो विदहोल्ड करने की पावर है गवर्नर की, उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत उसके दायरे में लाया गया, जुडिशियल रिव्यू के अंडर लाया गया। तो अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया है कि अगर गवर्नर बिल को विदहोल्ड करते हैं अपने पास, जैसे कि पॉकेट करते हैं, तो वह इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं कर सकते। उन्हें जल्द से जल्द उस पर संज्ञान लेना होगा। अगर वह यह नहीं करते तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके एपेक्स कोर्ट में ये याचिका गवर्नर के खिलाफ लगा सकते हैं कि गवर्नर बहुत लंबे समय तक इस बिल पर संज्ञान नहीं ले रहे, जो कि इंडेफिनिट अब नहीं रहा क्योंकि वो पॉकेट वीटो नहीं रही। उसे जुडिशियल रिव्यू के तहत लाया गया और उसके तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से मैंडामस नाम की रिट इशू करवा सकते हैं गवर्नर के ऑफिस के अगेंस्ट। अब यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात यह है कि मैंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया है वो गवर्नर का ऑफिस इस्तेमाल किया है, ना कि गवर्नर। देखिए, गवर्नर एक पर्सनल इंडिविजुअल हो सकते हैं। उनको आर्टिकल 361 के तहत, अगर हम बात करें, आर्टिकल 361 के तहत गवर्नर को कुछ इम्यूनिटीज दी गई हैं। तो वह ये जुडिशियल रिव्यू वाली जो 361 के तहत जो उन्हें इम्यूनिटी दी गई है, ये गवर्नर के ऑफिस को उसमें नहीं लाती। गवर्नर के ऑफिस और गवर्नर दो सेपरेट एंटिटी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में दिखा। तो इसके तहत क्या है कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो जुडिशियल रिव्यू के घेरे में आ गया। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत जो मैंडामस नाम की रिट है, जिसमें ये मेंशन है, अगर मैं आपको ये M लक्ष्मीकांत से पढ़कर थोड़ा सा बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो मैंडामस नाम की रिट एक्चुअल में क्या है? मैंडामस का नाम, रिट का मतलब है वी कमांड। इसको आगे कैसे लिखा गया है? इट इज अ कमांड issued by the court to a public official asking him to perform his duties that he has failed or refused to perform. It can also be used against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal, or government for the same purpose. अब देखिए इसके तहत ही क्या लिखा है कि The writ of mandamus cannot be issued against any private individual or body या फिर दूसरा, to enforce departmental instruction that does not possess statutory force, जिनमें मतलब स्टैट्यूट की ताकत ही नहीं है, उनको डिपार्टमेंटल, उनको एनफोर्स कराने के लिए भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुछ लॉ की फोर्स तो होनी चाहिए ना। तो थर्ड क्लॉज क्या है? When the duty is discretionary नॉट मैंडेटरी, वहाँ भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की डिस्क्रिशन पे है कि मैं करूँ या मैं ना करूँ, ये तो मेरा डिसीजन है, तो मुझे मैंडामस की रिट के तहत मैं नहीं आता। या फिर अगला क्लॉज क्या है? टू एनफोर्स अ कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन।
इसके तहत। और देखिए ये वाला क्लॉज देखिए, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नर, इस रिट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। या एफ, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन अ जुडिशियल कैपेसिटी, उनके तहत भी मैंडामस की रिट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मेंशन है, ये बात, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैंडामस की रिट में अगर हम मोटा मोटा बात करें तो ये दो क्लॉजेस हमें दिखने को मिलते हैं कि ये जो है, ये एक तो किसी की व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी और मैंडेटरी, उस पर नहीं इसका इस्तेमाल किया जा सकता। और अगला क्लॉज ये है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन जो ये अब सामने आई है, इसके तहत ये सामने अब हमें इस ओपिनियन के तहत ये समझ आता है कि जो पॉकेट वीटो है गवर्नर की, उसे खारिज कर दिया गया है। क्योंकि उस गवर्नर पॉकेट वीटो क्या है बेसिकली, पॉकेट वीटो में एक क्लॉज होता था कि गवर्नर जो है किसी बिल को पॉकेट कर सकते हैं इनडेफिनेट पीरियड के लिए। तो किसी किसी बिल को इनडेफिनेट पीरियड के लिए विदहोल्ड करना ही तो पॉकेट वीटो था, है ना। एज सच पॉकेट वीटो तो कहीं मेंशन है नहीं, इसी को ही हम पॉकेट वीटो मानते हैं। लेकिन अब इनडेफिनेट पीरियड वाला क्लॉज हटाकर टाइमलाइन भी उन्होंने नहीं दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ओपिनियन लिया है कि हम गवर्नर के ऑफिस को टाइम बाउंड मैनर में एक टाइमलाइन में नहीं बांध सकते, ये हम नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने गवर्नर का विदहोल्ड करने का क्लॉज भी रखा है, बट वो पॉकेट ना रहकर एक लंबे समय तक अगर गवर्नर किसी बिल पर संज्ञान नहीं लेते तो जो राज्य की सरकार है वो एपेक्स कोर्ट में जाकर रिट इशू करवा सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू के तहत गवर्नर का ऑफिस आ गया है। तो क्या ये मैंडामस की रिट जो है वो गवर्नर के अगेंस्ट आ सकती है? जी हाँ, गवर्नर के ऑफिस के अगेंस्ट आ सकती है। तो मतलब गवर्नर के अगेंस्ट भी आ सकती है जुडिशियल रिव्यू के तहत। ये जो सारी बात चली है, इसमें गौर फरमाने वाली बातें क्या है, हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर देखें ये सही है गलत है, हमारा इस पर विचार नहीं होना चाहिए, हमें एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की तरफ से सोचना चाहिए। तो हमारा इस पे क्या क्या बुनियादी बातें क्या निकल कर आती हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जो राष्ट्रपति हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से किस आर्टिकल के तहत एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, दैट इज़ आर्टिकल 143, उसके क्लॉज क्या हैं, उनके क्लॉज में फर्दर क्या क्या मेंशन है कि किस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाउंड है, किस में बाउंड नहीं है, या दे सकता है या नहीं दे सकता, ये उस पर निर्भर करता है। और सारी बातों में एक ये भी बात याद रखिए कि जो आर्टिकल 143 में एक बात ये मेंशन है कि जो भी ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा राष्ट्रपति को, वो एक एडवाइजरी ओपिनियन है और वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट नहीं है, वो एक न्यायिक उद्घोषणा नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अब ये जो गवर्नर की इस फंक्शनिंग के, गवर्नर के ऑफिस के इस फंक्शनिंग के तहत जो भी 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा जो भी ओपिनियन दिया गया है, इट इज़ नॉट एन यू कैन से द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, वो एक न्यायिक घोषणा नहीं है, वह केवल एक एडवाइस है। अब आगे इस पे केंद्र सरकार कानून लेकर आती है, वो हमें देखना होगा। तो फिलहाल जो भी हमारे सामने ये पृष्ठभूमि बनी है, इससे हमें यही समझ आता है, हमारे एग्ज़ाम के लिए हमें यही समझना है कि गवर्नर का क्या क्या उसकी शक्तियां हैं, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, वो जो एडवाइस लेंगे वो कौन कितने जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होनी चाहिए जो एडवाइस देगी, क्या वो एडवाइस बाउंड है प्रेसिडेंट पे, क्या वो एडवाइस बाइंडिंग है या नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। क्या वह एक एडवाइस ही है या वो एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, क्या अब गवर्नर के पास पॉकेट वीटो है? तो इसका जवाब ये है कि गवर्नर के पास अब पॉकेट वीटो नहीं है, क्योंकि विदहोल्ड करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्लॉज है, उसे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के तहत लाया गया है। अब जुडिशियल रिव्यू के तहत अगर जुडिशियल रिव्यू लेती है कि राज्य की सरकार, तो वो कौन सी रिट इशू करवाएगी? मैंडामस नाम की रिट जो है वो इशू करवाएगी गवर्नर के ऑफिस के अगेंस्ट। तो ये था आज का मुद्दा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे देखिए, और ऐसे मुद्दे और भी मैं लाता रहूँगा। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।
यही है, मतलब ये हमारा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव की तरफ से ही चलेगा। इसमें कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं रहेगा। आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए। गुड लक।